कल के भाग में आपने सुना कि कैसे सतीश मोक्षदा के साथ उसके घर गया उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए। उसे यह बात पता नहीं थी कि सावित्री भी वहीं रहती है। आपने यह भी सुना कि सतीश जब वहाँ से अपने घर वापस लौटने लगा तो सावित्री ने रोक कर उससे कहा कि डेरे पर लोग क्या कहेंगे। सतीश ने कहा था कि डेरे के लोग मेरे गार्जियन तो नहीं हैं। सावित्री ने कह दिया था कि मेरी मौसी ये काम सहज ही ले लेंगी, यानी वो आपके गार्जियन के तौर पर आपको डांटेंगी। सतीश ने कहा था कि मैं उनका मुंह बंद करा सकता हूं। सावित्री के पूछने पर कि कैसे, तो सतीश ने कह दिया था रुपयों से। आगे सुनते हैं। सावित्री ने कहा बस, इससे तो सिर्फ रुपयों की बर्बादी होगी, काम कुछ ना होगा। इसके सिवा मौसी को तो रुपयों से वश में कर लोगे, लेकिन मुझे कैसे वश में लाओगे? सतीश के मुंह से अनायास निकल पड़ा, प्यार से। सावित्री के होंठों पर मुस्कान खिल गई। बोली, यह चौथी बार है। यानी इसके पहले और भी 3 लोगों ने मुझे यही चीज देनी चाहिए थी और तुमने उसे नहीं लिया। नहीं, यह कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखने लायक जगह नहीं है मेरे पास। सतीश स्थिर होकर बैठा रहा। सावित्री की व्यंग भरी हंसी और आवाज कुछ भी उसके ध्यान के परे नहीं था, इसीलिए उसे दोपहर की सारी बातें याद आ गईं और याद आते ही प्रेम की नदी में ज्वार खत्म हो गया और भाटा शुरू हो गया। सावित्री की बातों को उसने हंसी मजाक समझने की भूल नहीं की। एकाएक बहुत ही रुखाई के साथ वह बोल उठा, वे लोग बेवकूफ थे। उन्हें ऐसी चीज देने का प्रस्ताव करना चाहिए था जिसे बक्स में रखने में किसी को कूड़ा करकट न लगे। मैं कम बेवकूफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी भूल गया कि वह चीज तुम लोगों के लिए कितनी उपयोगी चीज है। इस उम्र में इतनी बड़ी भूल मुझसे नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, मैं चला। सतीश की बात सावित्री को कांटे की तरह चुभी। तुम लोगों के लिए कहकर सतीश ने उसे किन लोगों की श्रेणी में मिलाया, यह समझना सावित्री के लिए शेष न रहा। लेकिन मजाक झगड़े में बदलकर हाथापाई की स्थिति में पहुंच गया है, यह देखकर वह चुप हो गई। लेकिन सतीश चुप न रह सका। बोला, शिकारी बंसी में फंसी मछली के साथ खेलकर जैसे मजा लूटता है, इतने दिन मेरे साथ शायद तुम वैसा ही मजा लूट रही थी ना। सावित्री अब सहन न कर सकी। बिजली की भांति गति से वह उठ खड़ी हो गई और बोली, बंसी में फंसाकर तुम्हें खींचकर ऊपर तो लाया जा सकता है, पर तुम उतनी बड़ी मछली नहीं हो जिसके साथ खेलकर मजा लूटा जाए। सतीश ने निर्मम भाव से व्यंग्य करके कहा, मैं उतनी बड़ी मछली नहीं हूं। सावित्री ने कहा, नहीं, तुम उतनी बड़ी मछली नहीं हो। उसके होठ सिकुड़ गए। सतीश के मुंह की ओर केवल एक बार तीव्र दृष्टि डालकर वह कहने लगी, लंपट कहीं का, मुझ जैसी एक और को प्यार करके प्यार पर गर्व करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, तुम मेरे कमरे में खड़े होकर मेरा झूठ मूठ का अपमान मत करो। इस अपमान से सतीश और भी निर्दय हो उठा। इस बार वह अक्षम्य गंदा व्यंग करके बोला, मैं लंपट हूं, लेकिन खैर, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा जो नाम रखा है वह बिल्कुल सार्थक है। सावित्री हटकर चौखट पकड़कर क्षण भर निश्चल खड़ी रही। बोली, जाओ। उसका चेहरा उस समय बिल्कुल पीला पड़ गया था। सतीश ने अपमान और क्रोध की असहनीय ज्वाला में उस ओर आंखें उठाकर देखा तक नहीं। बोला, लेकिन जाने के पहले और एक बार अपने आंचल से मेरे पैरों को न पोंछ दोगी? पोंछ दोगी या कोई ढोंग न रचोगी? और कुछ? अचानक ही दोनों की आंखें चार हुईं। सावित्री एकदम नजदीक आ गई और बोली, तुम कसाईयों से भी अधिक निष्ठुर हो। जाओ, तुम यहां से चले जाओ।
चले जाओ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम चले जाओ। तुम नहीं जाओगे तो मैं सिर पटक कर जान दे दूंगी। तुम जाओ। उसकी आवाज की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अस्वाभाविक तीव्रता से सतीश भयभीत हो उठा और बिना कुछ बोले बाहर जाने लगा। लेकिन अंधेरे बरामदे के अंत तक आकर उसे रुकना पड़ा। लेकिन किस तरफ सीढ़ी है, किस तरफ रास्ता है? अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। पॉकेट में हाथ डालकर देखा, दिया सलाई नहीं है। इस निरुपाय स्थिति में वह 5 मिनट तक खड़ा रहा। फिर उसे सावित्री के कमरे की ओर लौटना पड़ा। बाहर से देखा, सावित्री चटाई पर औंधी पड़ी है। धीरे धीरे पुकारा, सावित्री। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। सतीश ने दोबारा पुकारा, फिर भी जवाब नहीं मिला तो वह कमरे के अंदर आया और सावित्री के मुंह के अंदर उंगली डाली तो उसने समझा सावित्री मूर्छित है। क्षण भर के लिए उसके मन में एक भय और संकोच तो पैदा हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण सावित्री के अचेत शरीर को उठाकर उसने बिस्तर पर लिटा दिया और एक चादर के छोर को घड़े के पानी में भिगो उसके मुंह और आंखों पर छींटे देने लगा और एक हाथ पंखा लेकर झलने लगा। 2-3 मिनट के बाद ही सावित्री ने आंखें खोल दी। सिर पर सरका हुआ कपड़ा ठीक किया, करवट बदली और बोली, अभी तक तुम गए नहीं हो? सतीश चुपचाप पंखा झलता रहा। सावित्री बिस्तर से उठी, दिया हाथ में लेकर बाहर आकर खड़ी हो गई। बोली, चलो मैं दरवाजा खोल देती हूं। इसके बाद वह चुपचाप रास्ता दिखाती हुई नीचे उतर आई और दरवाजा खोलकर किनारे खड़ी हो गई। मूर्छित सावित्री को बिस्तर पर लिटाते वक्त पल भर के लिए उसके अचेत शरीर को अपने सीने से लगाना पड़ा था। तब से सतीश न जाने कैसा अन्यमनस्क हो गया था। अब दरवाजे के बाहर आते ही उसकी सुध लौट आई और कोई बात कहने के लिए ज्यों ही उसने अपना मुंह बढ़ाया त्यों ही सावित्री बोल उठी, रहने दो, कुछ मत बोलो। अपने शरीर को तो तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो। वह तो खैर किसी दिन जलकर राख हो जाएगा, परंतु एक अस्पृश्य कुलटा को प्यार करके भगवान के दिए हुए इस मन पर कालिख ना पोतो। या तो तुम कल ही उस डेरे को छोड़कर चले जाओ या मैं अब वहां नहीं आऊंगी। इतना कहकर सावित्री ने उत्तर के लिए प्रतीक्षा तक ना करके दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सतीश हक्का बक्का हो गया। क्यों? जो सावित्री उसे अविराम आकर्षित करती है, और क्यों भला नजदीक आने पर ऐसा निष्ठुर आघात करके उसे दूर हटा देती है। उस दिन रात भर सोच करके भी इसका एक अस्पष्ट कारण उसे ढूंढे नहीं मिला। बीती रात की एक एक बात अब तक उसकी हड्डियों के अंदर झंझना रही थी। इसीलिए वह भोर में ही बाहर निकल गया और एक डेरा ठीक करके आया। एक मोटिए को बुलाया और चीज बस्त लादने लगा। यह देखकर डेरे के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। सबसे अधिक आश्चर्य में पड़ा बिहारी। उसने पास आकर धीरे धीरे पूछा, बाबू, तो क्या आप घर जा रहे हैं? सतीश ने उसके हाथ में 5 रुपए देकर कहा, नहीं बिहारी, घर नहीं, स्कूल के पास ही एक डेरा मिल गया है, वहीं जा रहा हूं। बिहारी ने पल भर चुप रहकर कहा, लेकिन वह तो अभी तक नहीं आई है साहब। सतीश ने मुंह उठाए बिना ही कहा, वह नहीं आई है? अच्छा, तू मेरे बिस्तर को बांध दे, मैं तब तक एक बार राखाल बाबू के कमरे में होकर आता हूं। यह कहकर डेरे का बकाया चुका देने के लिए वह राखाल बाबू के कमरे में चला गया। उस कमरे में बहुत से लोग उपस्थित थे। शायद यही चर्चा चल रही थी, क्योंकि उसको देखते ही सभी चुप हो गए। राखाल ने जरा हंसने की कोशिश करके कहा, सतीश बाबू, यूं अचानक? सतीश ने हाथ के रुपयों को मेज के एक किनारे रखकर कहा, अचानक एक दिन मैं आया भी था, अचानक एक दिन चला भी जा रहा हूं। इन्हीं रुपयों से शायद आपका हिसाब चुकता हो जाएगा, मगर चुकता ना हो तो हिसाब हो जाने पर मुझे खबर दीजिएगा, बाकी रुपए भेज दूंगा। राखाल ने कहा, खबर कहाँ दूंगा?
मेरे स्कूल के पते पर एक कार्ड डाल दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा। या कहकर सतीश और किसी भी सवाल जवाब का इंतजार किए बिना बाहर निकल गया। कमरे के अंदर से एक दबी हुई हंसी की आवाज सतीश के कानों में आ पहुंची। बिहारी निकट ही खड़ा था। कमरे में घुसकर हाथ की छोटी सी पोटली किवाड़ की आड़ में उतार कर रख देने के बाद राखाल से बोला, बाबू, मेरा 17 दिनों का हिसाब करके दे दीजिए, मुझे इसी दम बाबू के साथ जाना पड़ेगा। राखाल ने विस्मित और क्रुद्ध होकर कहा, तू जाएगा? यहां काम कौन करेगा? जाऊंगा कह देने से ही तो तू नहीं जा सकता। बिहारी ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता बाबू, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। राखाल ने आग बबूला होकर कहा, सिर्फ कहने से ही तो नहीं होता है, बाकायदा नोटिस देना चाहिए, मालूम है? बिहारी ने कहा, सो एक दिन समय पर आकर दे जाऊंगा, अभी वेतन दे दीजिए, मुझे चीज बस सहेज लेना पड़ेगा। राखाल कोई भी जवाब दिए बिना तूफान की गति से बाहर निकल आया और सतीश के कमरे में घुसकर बोला, सतीश बाबू, यह कैसी हरकत है? सतीश बिस्तर बांधता हुआ बोला, कौन सी हरकत? राखाल ने उद्धत भाव से कहा, दाई नहीं आई है, देखता हूं वह तो पहले ही चली गई है, ऊपर से बिहारी को भी आप ले जाना चाहते हैं। अपराध किया आपने, दंड भुगतेंगे क्या हम लोग? सतीश ने विस्मित होकर कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। राखाल ने आवाज ऊंची करके कहा, समझेंगे क्यों, ना समझने में ही तो सुविधा है। खैर, आप खुद नहीं जाते तो आपको तो निकालना ही पड़ता, लेकिन एक सहज शिष्टता का बोध भी क्या मनुष्य को ना होना चाहिए? सतीश की दोनों आंखें जल उठीं। वह पास आकर बोला, आप यह सब क्या कह रहे हैं राखाल बाबू? ईर्ष्या की आग राखाल को जला रही थी। बोला, ठीक कह रहा हूं, आप भी ठीक समझ रहे हैं। सतीश बाबू, कोई भी बात हम लोगों से छिपी नहीं है। अच्छा जाइए आप, क्या काला सांप मकान में लाया गया था, ऐसे सुंदर डेरे को इसने तहस नहस कर दिया। सतीश ने राखाल का एक हाथ थाम कर कहा, आप क्या कह रहे हैं राखाल बाबू? राखाल जबरन अपना हाथ छुड़ाकर गरज उठा, जाइए, अनजान मत बनिए, जाइए आप, दूर हो जाइए यहां से। बिहारी ने कमरे में आकर कहा, सतीश बाबू, छोड़िए उनको, कहां है उनका मोह, कहां है उनकी जलन? यह बात मैं एक दिन आपको बताऊंगा, मैं सब जानता हूं, आइए हम लोग चीज बस सहेज लें। राखाल अपने पैरों की आवाज से मकान को कंपाता हुआ बाहर चला गया। सतीश ने चौकी पर बैठकर कहा, यह सब क्या है बिहारी? बिहारी ने कहा, मैं आपके साथ जाऊंगा बाबू, यहां रह ना सकूंगा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, तू मेरे साथ जाएगा? यहां काम कौन करेगा? बिहारी ने अविचलित दृढ़ता के साथ कहा, जिसकी इच्छा हो करे, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। नौकर के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं बाबू। इतनी देर बाद सतीश को बात समझ में आई तो वह कुछ देर चुप रहकर बोला, यह तो तुम मुझे पहले ही बता दे सकते थे बिहारी। बिहारी ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप चीज बस्त सहेज कर मोटिए के सिर पर रखने लगा। वह जाएगा ही, इसमें अब संदेह नहीं रहा। सतीश नए डेरे पर आकर सोच रहा था, वह ऐसा कैसे हो गया? इतना ही नहीं कि ऐरा गैरा उसे सिर्फ अपमानित ही करने का साहस करता है, बल्कि अपमानित करके क्यों खुलेआम उसके हाथों से बच निकलता है। उसकी साधारण शारीरिक शक्ति रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। हालांकि क्यों वह मुंह उठाकर जोर लगाकर बात नहीं कर सकता है? क्यों वह सिर झुकाकर सब कुछ सहन कर सकता है? अपने मन की यह शोचनीय दुर्बलता आज उसको बेहद टीसने लगी, और उससे भी अधिक टीसने लगा यह दुख कि प्रतिकार करने का सामर्थ्य भी उसके हाथों से निकल गया है।
राखाल की क्रोध भरी भाषा ने उस रात की घटना का ही उल्लेख किया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। यह सोचकर सतीश शर्म के मारे जमीन में गड़ जाने लगा। विपिन के आदमियों ने उसको किस ढंग से पकड़ा था। अंधेरे कमरे में किस प्रकार वह डर से मुर्दे के समान पड़ा हुआ था। वे बुद्धिमान लोग थे। किस प्रकार उसकी सारी चालाकी समझकर लिहाफ के अंदर से उसे खींचकर वे ले गए थे, इत्यादि चित्ताग्राही दुर्लभ विवरण को सच्ची झूठी बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बातों के साथ जब सुनाया गया था, तब वहां उपस्थित सबने कैसे उत्कट आनंद, आग्रह और ठहाके के साथ मजा लिया था। इसका शुरू से लेकर आखिर तक चित्र कल्पना में इतना दुखद और बेभत्स होकर दिखाई पड़ा कि अकेले कमरे के अंदर भी सतीश का चेहरा वेदना से बदरंग हो गया। फिर उन्हीं लोगों के सामने राखाल ने उसे अपमानित करके निकाल दिया। वह एक बात भी कह नहीं सका। सावित्री यह बात सुनेगी तो क्या सोचेगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहेगी। सारी लांछनाएं सहन करेगी, एक जवाब तक नहीं देगी। उसका आत्मसम्मान बोध कितना बड़ा है, इसको भी उसने जैसे असंदिग्ध भाव से समझा। वैसे ही उसके व्यथित मुंह का चित्र वह कल्पना में आज स्पष्ट देखने लगा। सतीश ने मन ही मन कहा कि मेरी बेवकूफ़ी से जो अनहोनी हो गई है, असहाय सावित्री को उसके बीच छोड़कर चला आना उचित नहीं हुआ। लेकिन उचित क्या हो सकता था, यह भी वह हरगिज सोच नहीं पाया। लेकिन सावित्री ने खुद ही उसे चले जाने को नहीं कहा था। उसने क्या गर्व करके नहीं कहा था? इसमें वह कोई भी अपमान महसूस नहीं करती। बिहारी ने आकर कहा, बाबू, आपके नहाने का समय हो गया है। उसकी आवाज में आज मानो तनिक विशेष अर्थ था। सतीश लज्जित होकर झटपट उठा और तौलिया कंधे पर रखकर नहाने चला गया। हाय रे, जब उसका मन फटा जा रहा था तब भी किसी भी नियमित काम की उपेक्षा करने का रास्ता नहीं था। वह स्कूल गया लेकिन क्लास में घुस नहीं सका। बाहर घूमते घूमते एक समय डेरे लौट आया और कमरे में घुसते ही किसी बात की निराशा से मानो उसका हृदय भर उठा। यह समझ आ गया कि इस नए कमरे को सजाने संवारने में बिहारी ने भरसक मेहनत की है, लेकिन आकुशल हाथों की पहली कोशिश कहीं भी छिपी हुई नहीं थी। यह भी उसे नजर आया। लेकिन बिहारी शरबत बनाकर लाया, चिलम भर दी और दुकान से पान का बीड़ा खरीद कर लाया और उसे नज़दीक में रख दिया। वृद्ध की इन सब सेवाओं की कोशिश से सतीश ने मन ही मन हंसना चाहा, पर उसे रुलाई आ गई और उसने अपनी आंखें पोंछ डालीं। रात को बिस्तर पर लेटकर सतीश सोचने लगा, जो कुछ होना था हो चुका है। इन सब बातों को अब वह मन में लाएगा भी नहीं। लिखने पढ़ने के लिए वह कलकत्ता आया था, या तो इसको लेकर रहेगा या घर लौट जाएगा। लेकिन उस दिन मूर्छित नारी के जिस गर्म स्पर्श को लेकर वह डेरे वापस आया था, वह गर्मी उसके सारे संयम की कोशिश को पिघला देने लगी। बिहारी मन ही मन सब कुछ समझ रहा था, लेकिन सांत्वना देने का साहस उसे नहीं था। इसीलिए वह उदास चेहरे से चुपचाप दरवाजे के पास बैठा रहा। प्रायः 10 बज रहे थे। तब उसने धीरे धीरे मुंह बढ़ाकर कहा, बाबू, बत्ती बुझा दूं क्या? सतीश ने कहा, बुझा दे, लेकिन तू कहाँ सोएगा बिहारी? मैं यहीं हूं बाबू, मैंने अपनी चटाई दरवाजे पर बिछाई है। सतीश ने पूछा, क्या इस डेरे में नौकरों के लिए सोने का कमरा नहीं है? बिहारी ने कहा, नीचे एक खाली कमरा है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत पड़े तो, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। सतीश ने व्यस्त होकर कहा, यह क्या रे, तू सोने चला जा, तू बूढ़ा है, ओस में मत रहना। ओस कहाँ है बाबू? कहकर बिहारी बदन का कपड़ा सिर से लेकर पैर तक ओढ़कर लेट गया। कुछ क्षण चुप रहकर सतीश ने फिर पूछा, रात कितनी हुई रे? अधिक रात नहीं हुई है बाबू, शायद 10 बजे हैं। सतीश फिर चुप रहा। कुछ देर बाद मृदु स्वर में उसने पूछा,
सावित्री कहाँ रहती है तू जानता है बिहारी? बिहारी उठकर बैठ गया। बोला, खूब अच्छी तरह जानता हूं बाबू। कितने दिन मैं उसको उसके घर तक छोड़ कर आया हूं। लेकिन सतीश और कुछ न बोल सका। बिहारी ने कहा, एक बार जाकर देख आऊं क्या? इस बार सतीश व्यस्त होकर बोल उठा, नहीं नहीं, तू कहाँ जाएगा? उसका घर तो यहां से बहुत दूर है। बिहारी ने कहा, कोई खास दूर नहीं है बाबू। सतीश कुछ सोचने लगा। बोला, नहीं। बिहारी ने धीरे धीरे कहा, बाबू अगर 1 घंटे की छुट्टी दे तो मैं देख आऊं। सवेरे काम पर आई नहीं थी, बीमार हो गई हो। फिर भी सतीश ने बात नहीं की। बिहारी मन ही मन बेचैन हो उठा। आज सारा दिन वह अपनी आदत के अनुसार बातें नहीं कर सका था। ऊपर से कहने के लिए विषय इतने अधिक जमा हो चुके हैं, इसीलिए वह और एक बार बोला, नई जगह में नींद नहीं आ रही है बाबू। फिर एक बार चिलम भर दूं क्या? सतीश अन्यमनस्क हो गया था। उसने जवाब नहीं दिया। तो भी बिहारी कुछ देर तक उत्सुक होकर इंतजार करता रहा। अंत में हताश होकर और एक बार कपड़ा ओढ़कर वहीं तुरंत सो गया। दूसरे दिन ठीक वक्त पर सतीश स्कूल चला गया। दोपहर को बिहारी सब कामकाज पूरा करके हाल ही में रखे गए पांडे महाराज के ऊपर डेरे की देखभाल करने का भार देकर बाहर निकल गया और 17 दिन का वेतन वसूल करने के बहाने पुराने डेरे पर जा पहुंचा। फिर भी उसको यह भय था कि राखाल बाबू कहीं ऑफिस न चले गए हों, इसीलिए कमरे में घुसते ही नए नौकर से समाचार जान लिया और निर्भय होकर रसोई के सामने आकर उसने जोर से कहा, दंडवत महाराज। महाराज जी गांजा पीकर दीवार से उठंग कर आंखें बंद किए ध्यान लगाए हुए थे। चौंक उठे और बोले, कल्याण हो। उसके बाद माथा सीधा करके आंखें खोल कर बोले, कौन है बिहारी? आ बैठ जा। बिहारी पास आकर पैरों की धूली सिर से लगाकर बैठ गया। चक्रवर्ती ने गमछे का खूंट खोलकर थोड़ा सा गांजा निकालकर बिहारी के हाथ में देकर कहा, उस डेरे में अब रसोई कौन बनाता है? बिहारी उठकर चला गया। हथेली में 2-4 बूंद पानी लेकर लौट आया और बोला, एक हिंदी भाषी ब्राह्मण है, एकदम जानवर है। चक्रवर्ती ने खुश होकर सिर हिलाकर कहा, भगवान उन लोगों को पूछ देना भूल गए हैं, यही आश्चर्य की बात है। इसके बाद डेरे के नए गैर बंगाली नौकर के प्रति बोले, हमारे यहाँ कल ही एक भूत को पकड़ लाया गया है, उसकी समझ कैसी है उसको तो भला देखो बिहारी। आज सवेरे एक चिलम निकालकर उसे मैंने दी और कहा, भरकर लाओ तो भाई। मैंने सोचा चिलम भरने की कला एक बार देख लेने से वह सीख लेगा। कहने से तू विश्वास ही ना करेगा बिहारी, उल्लू ने गांजे में मिट्टी मिला दिया, पर तुम लोगों को वहां तकलीफ ना होगी। मेरी सावित्री चालाक लड़की है, 2 ही दिन में सिखा पढ़ा कर पक्का बना देगी। उसने 15 आना चिलम भरने की कला भी उसी गुरु से सीखी थी। उस बात को दबाकर वह झट से बोला, लेकिन मैं यहां भी कहता हूं बिहारी, रसोइया बनने से कुछ नहीं होता। बाबू लोगों को खुश करना, उनके आगे खाना परोसना बहुत मामूली कला नहीं है, लेकिन यहाँ मेरा काम करना अब हो नहीं सकता, या तुझे पहले से ही कह देता हूँ। तू कह देना तो भला यह सब मेरा नाम लेकर सावित्री से, वह उसी क्षण कहेगी, जाओ बिहारी चक्रवर्ती को बुला लाओ, भले ही वह 2 रुपया वेतन अधिक लेगा। सतीश बाबू भी कभी नहीं न कहेंगे, मैं उनका स्वभाव जानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणस्य ब्राह्मण गति, मैं 2 रुपया अधिक पाऊंगा तो वह बेकार नहीं जाएगा। इतना कहकर चक्रवर्ती महाराज हंसने लगे। बिहारी अवाक होकर कुछ देर बाद बोला, महाराज जी सावित्री तो वहां नहीं है। चक्रवर्ती ने अविश्वास भरी हंसी हंसकर कहा, अच्छा वह वहां नहीं है तो नहीं है, तो मेरा नाम लेकर उससे कहना
उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। बिहारी बाएं हाथ की चिलम को दाएं हाथ में लेकर बोला, मैं आपको छूकर कसम खाकर कहता हूं महाराज, वह वहां नहीं गई है। इतनी बड़ी शपथ के बाद चक्रवर्ती अब संदेह न कर सके। बाकायदा आश्चर्य में पड़कर कहा, तू क्या कहता है बिहारी? वह तो यहां भी नहीं आई है। लेकिन 24 घंटे राखाल बाबू बेचारे सतीश बाबू को जो, अच्छा तू जा, एक बार उसे देखा, उसके बाद मैं हूं और राखाल बाबू हैं। मुझे जैसा तैसा ब्राह्मण मत समझ लेना बिहारी। उनके ब्राह्मणत्व में बिहारी की अगाध श्रद्धा थी। उसने चक्रवर्ती के हाथ में चिलम देकर प्रश्न किया, अच्छा आखिर सतीश बाबू ही क्यों गए? वे कहते हैं स्कूल दूर पड़ता है, लेकिन उनकी इस बात में दम नहीं है। चक्रवर्ती ने सावधानी से चिलम से आग निकालते निकालते कहा, नहीं, इसमें कोई राज छिपा हुआ नहीं है। इसके बाद दोनों ने मिलकर चिलम का दौर खत्म किया। बिहारी उठ पड़ा और उद्विग्न मुंह से सावित्री के घर की ओर चल पड़ा। उसको पक्का विश्वास हो गया था कि सावित्री बीमार हो गई है। सावित्री के मकान का सदर दरवाजा खुला हुआ था। बिहारी चुपचाप घुस गया। प्रायः सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। किराएदार दिवा निद्रा में पड़े हुए थे। बिहारी धीरे धीरे सावित्री के कमरे के सामने जाकर वज्राहत की भांति स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। किवाड़ का पल्ला बंद था। बिहारी ने देखा किवाड़ की आड़ में सावित्री फर्श पर चुपचाप बैठी हुई है और पास ही एक चौकी के ऊपर बिस्तर पर विपिन शराब पीकर नशे में धुत होकर सो रहा है। कदमों की आहट से सावित्री ने मुंह बढ़ाकर अचानक बिहारी को देखा तो एक पल में मानो वह फक पड़ गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संभाल कर बाहर आकर जबरन हंस कर बोली, आओ बिहारी बैठो। उसको अपने साथ लाकर रसोई घर के बरामदे में उसने चटाई बिछा दी और बड़े आदर से बिठाकर खुद पास ही फर्श पर बैठ गई और पूछा, खबर सब अच्छी है बिहारी? बिहारी ने सिर हिलाकर बताया, अच्छा है। उसके बाद सावित्री के मुंह से फिर कोई बात नहीं निकली। दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद बिहारी एकाएक उठ जाने को प्रस्तुत होकर बोला, मैं चला, मुझे बहुत काम करने हैं। सावित्री ने सूखे मुंह से पूछा, अभी तुरंत जाओगे? तनिक बैठो ना। बिहारी उठ पड़ा और कहा, नहीं, मैं चला। सावित्री साथ साथ सदर दरवाजे तक आई और धीरे से बोली, हाँ बिहारी, बाबू लोगों ने तो बहुत गुस्सा किया होगा। बिहारी ने चलते चलते कहा, मैं नहीं जानता, हम लोग अब वहां नहीं रहते हैं। सावित्री ने व्यग्र होकर प्रश्न किया, तुम लोग वहां नहीं रहते हो? तो क्या वह डेरा टूट गया है? बिहारी ने कहा, नहीं, वह डेरा टूटा नहीं है। सिर्फ सतीश बाबू और मैं उस डेरे को छोड़कर चले गए हैं। तुम लोग क्यों चले गए बिहारी? इसके बहुत से कारण हैं। कहकर बिहारी फिर चलने को तैयार हुआ तो सावित्री ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर अनुनय भरे स्वर में कहा, और एक बार तुम्हें ऊपर जाकर बैठना पड़ेगा बिहारी। बिहारी ने दृढ़ भाव से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे समय नहीं मिलेगा। क्षण भर को सावित्री ने उसके चेहरे की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और उसका हाथ छोड़ दिया। अभिमान से पूरे कलेजे को भरकर शांत भाव से वह बोली, अच्छा तो जाओ, और जो कुछ तुमने यहां देखा उन्हें सब बता देना। सावित्री की इस बात से बिहारी को चोट पहुंची। उसने मुंह उठाकर कहा, उन्होंने तो तुम्हारी बात जाननी नहीं चाहिए है। उन्होंने मेरी बात जाननी नहीं चाहिए है? नहीं। सावित्री ने स्थिर होकर प्रतिघात सहन कर लिया और रूखे स्वर में बोली, किसी दिन जानना चाहेंगे तो शायद बता दोगे। बिहारी ने कहा, नहीं, मैं औरत नहीं हूं, मेरे शरीर में दया माया है। कहकर और किसी सवाल के लिए इंतजार किए बिना तेजी से छोटी गली को पार करके वह चला गया।
सावित्री वहीं चौखट पर स्तब्ध होकर बैठ गई। उसके अंदर बाहर फिर एक बार आग धधक उठी। आज वह सवेरे घर में नहीं थी, काली दर्शन के लिए काली घाट गई थी। इसी मौके पर पता नहीं कहां से विपिन 2 दोस्तों को लेकर शराब पीकर नशे में धुत होकर आया था और मोक्षदा के हाथ में 2 नोट देकर सावित्री के कमरे का ताला खोलकर बिस्तर पर बैठ गया था। उसने और शराब मंगवाई और घर भर के सब लोग शराब पीकर नशे में धुत हो गए थे। इन बातों को सावित्री नहीं जानती थी। दिन में 12 बजे उसने अपने मकान में घुस कर देखा। इस मकान की 2 बूढ़ी किराएदारिन शराब के नशे में चूर होकर बकझक कर रही हैं और उसकी मौसी मोक्षदा सामने के बरामदे में एक और झुककर भर्राई आवाज में अपने मन से विद्या सुंदर का गाना गा रही हैं। सारे मकान में फरवी, तला हुआ उड़द, बतखों के अंडों के छिलके, मछलियों के कांटे, चबाए हुए केकड़े, झींगा मछली के छलके बिखरे पड़े हुए हैं। पैर रखने की भी जगह नहीं है। मोक्षदा सावित्री को देख पाई तो वह अपने ढीले ढाले कपड़े को कमर में लपेटते लपेटते उठ खड़ी हो गई और एक बारगी उसके गले से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। बेटी, ऐसे ऐसे बाबू हों जिसके, उसे भला क्या तकलीफ हो सकती है? उसे भला नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन मैं तुम्हारी गरीब मौसी हूँ सावित्री। उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। गालों पर, माथे पर, कपड़ों पर, सारे अंगों पर हल्दी के पीले दाग पड़े थे। सांसों में कच्चे प्याज की तीव्र गंध थी। असहनीय घृणा से सावित्री उसको जोर से धकेल कर बोल उठी, मौसी, तुम शराब पीती हो? तुम भी शराबी हो? धक्का खाकर मोक्षदा ने रोना बंद किया और आंखें लाल करके चिल्ला उठी, तूने मुझे शराबी कहा? बेशक मैं शराबी हूं, बेशक मैं शराबी हूं। मोहल्ले के लोगों से जाकर पूछ ले, वे कहेंगे मोक्षदा शराबी है। मेरे भी कभी अच्छे दिन थे, मैं भी कभी 24 घंटे शराब में डूबी रहती थी। इसका तू मर्म क्या समझेगी? तू ठहरी कल की लड़की। उसके तर्जन गर्जन से संकुचित होकर सावित्री ने उसे शांत करने के अभिप्राय से कहा था, लेकिन तुम तो शराब नहीं पीती हो। आज अचानक तुमने शराब क्यों पी? मोक्षदा और भी गुस्सा हो उठी और बोली, अचानक का क्या मतलब? हम अचानक पीने वाली औरत नहीं हैं। जा अपने उस बाबू से पूछ ले जो एक गिलास पीते ही लुढ़क गया है। अरे हम मर जाती हैं तो भी अपनी मर्यादा नहीं खोती। आंचल में उसने 2 नोट बांध दिए थे, तब जाकर मैंने गिलास थामा था। कहकर उसने गर्व के साथ अपना आंचल ऊपर उठाया, फिर बोली, आ पी जा। कहने से ही भागी जाकर गटकूंगी? ऐसी मोक्षदा मैं नहीं। सावित्री ने चौंक कर पूछा, क्या बाबू दे गए हैं? मोक्षदा ने कहा, नहीं तो भला यह कारस्तानी किसने की? यह भी कहती हूं कि आओ पी लो कह देने से क्यों पीऊंगी? आबरू इज्जत नहीं है क्या? इसके पहले बरामदे के दूसरे किनारे जो औरतें आपस में कहा सुनी कर रही थीं, शोर शराबे से झगड़े का भरोसा पाकर वे पास ही आ खड़ी हुईं। विधु ने कहा, अजी इज्जत आबरू तो हमारी भी है, ताना हम भी समझती हैं। सावित्री तो बेटी जैसी है। उसका बाबू हम लोगों का हाथ पकड़कर चिरौरी करने लगा, इसीलिए हम लोगों ने शराब पी ली, वरना। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई कि मोक्षदा गरज उठी, भले ही हो सावित्री का बाबू, भले ही हो दामाद, 20 रुपए मैंने आंचल में बांधे थे, तब जाकर मैंने गिलास छुआ था। उसकी बात सुनकर सावित्री लज्जा और घृणा से मरी जा रही थी। बोल उठी, रुको मौसी, रुको, चुप हो जाओ। मोक्षदा ने कहा, चुप क्यों रहूंगी? जो कुछ कहूंगी सामने ही कहूंगी, सब जानते हैं। साफ साफ कहने वाली अगर कोई है तो वह है मुकी। इस बार विधु ने भी ऊंची आवाज में कहा, साफ कहना सिर्फ तू ही जानती है? ऐसी बात नहीं है, हम भी जानती हैं।
दामाद से 2 नोट लेकर शराब पी गई है। 3 नोट मिलते तो न जाने। मोक्षदा उछल उठी, बोली, छोटा मुंह और बड़ी बात, और बोल न सकी। सावित्री ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और जबरदस्ती से घसीट कर उसके कमरे में छोड़कर जंजीर चढ़ा दी। वहां से मोक्षदा गंदी गंदी गालियां देने लगी। वापस आकर सावित्री विधु के दोनों हाथ पकड़कर बोली, मौसी, मुझे माफ करो, सारा दोष मेरा है। उसकी नम्र बातों से शांत होकर विधु ने कहा, तेरा क्या दोष है साबी? मैं जानती हूं मुकी हमेशा से ऐसी ही है। थोड़ी सी पीते ही वह होशो हवास खो बैठती है, सींग मार कर झगड़ा करती है, पैर पर पैर चढ़ाकर झगड़ा करने लगती है। ऐसा ही उसका स्वभाव है। जा तू अपने कमरे में जा। या कहकर विधु सावित्री का हाथ पकड़कर चली गई। सावित्री सुन्न होकर खड़ी रही। रोष और क्षोभ से वह आत्महत्या करना चाह रही थी। सतीश बड़ा निर्लज्ज हो सकता है। खुले तौर पर दिन दहाड़े ऐसा उन्मत्त आचरण कर सकता है, या तो वह सपने में भी सोच नहीं सकती थी। इसीलिए काल्पनिक नहीं, एक सच्ची वेदना उसके हृदय के अंदर विशाल लहर की भांति हलचल मचाने लगी। उसे लगने लगा मानो उसका प्रियतम अचानक उसकी आंखों के सामने मर गया, जिसको सिर्फ 2 ही दिन पहले वह कटु बातों से अपमानित करके निकालने को बाध्य हुई थी। वह जब इतनी जल्दी, इतनी आसानी से अपने सम्मत आत्मसम्मान को त्याग करके ऐसा हीन, ऐसा नीच होकर वापस आ गया, तब भरोसा करना, विश्वास करने का उसके पास और कुछ भी नहीं रहा। उसकी दोनों आंखें जलने लगीं, लेकिन एक बूंद आंसू तक नहीं निकला। उसका सर्वस्व, उसका देवता, उसकी कल्पना का स्वर्ग, उसके भ्रष्ट जीवन का ध्रुव तारा, उसका इहकाल परकाल, सब कुछ मानो एक पल में इधर उधर बिखरे जूठनों के ढेर के बीच आ गिरा। सावित्री स्थिर होकर खड़ी रही। कमरे की ओर जाने के लिए किसी भी तरह उसके पैर नहीं उठे। उसे याद आया कि उस दिन रात को उसको छूकर सतीश ने कसम खाई थी। आज जब वह इसी बीच सब कुछ भूलकर नशे में चूर होकर उसी के बिस्तर पर आकर लेट गया है, तब उसके मुंह की ओर वह नजरें उठाकर भला कैसे देखेगी। उसी समय नीचे मकान मालकिन की आवाज सुनाई दी। वे भी आज घर पर नहीं थी। आते ही एक किराएदारनी से मोक्षदा और विधु के बीच हुए झगड़े के बारे में और साथ ही जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सुनकर गुस्से से भरकर वह ऊपर आ रही थी कि अचानक सामने ही ढेर लगे जूठनों को देखकर स्थिर होकर खड़ी हो गईं। हाल ही में वे प्रयाग से माथा मुड़वा कर आई हैं। उसके बाद से उनके आचार विचार का अंत नहीं था। सावित्री को उस हाल में देखकर वे बोली, साबी, तुझे तो मैं अच्छी लड़की समझती थी, बताओ तो भाई, यह तूने कैसे अनहोनी कर डाली। सावित्री ने संक्षेप में कहा, मैं घर पर नहीं थी। मकान मालकिन ने कहा, पर अभी तो तू है ना, अब इन सब की सफाई कौन करेगा? मैं? नहीं भाई, मैं नहीं करूंगी। अपने मकान में यह सब अनाचार नहीं करने दूंगी। अपने अपने कमरे में बैठकर जो इच्छा हो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बाहर बैठकर तुम लोग यह सब कारस्तानी करोगी, ऐसा मैं करने नहीं दूंगी। मैं इस पर पैर रखकर चलूं, छू छाकर लोक परलोक बिगाड़ूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, यह मैं ना कर सकूंगी। ऐसा कहकर वे दीवार से सटकर लांघते लांघते किसी तरह अपने दूसरे वाले कमरे में चली गईं। सावित्री और खड़ी नहीं रही। जूठनों की साफ सफाई करके सारी जगह को धो पोंछकर फिर से नहाकर आई और एक सूखे कपड़े के लिए कमरे में चली गई। अंदर जाकर बिस्तर की ओर देखते ही वह भय से, आश्चर्य से चिल्ला उठी, हे माँ, या तो विपिन बाबू हैं। नशे में चूर विपिन गहरी नींद में डूबा हुआ था। वह जागा नहीं। बाहर के और किसी को यह आवाज सुनाई नहीं पड़ी। सावित्री 2 कदम पीछे हटाई। उसके सर्वांग में झुरझुरी होने लगी और माथे में अचानक मूर्छा का लक्षण अनुभव करके दरवाजे की आड़ में किवाड़ से माथा टिकाकर निर्जीव की भांति बैठ गई।
कुछ देर बाद उसकी वह दशा दूर तो हो गई, लेकिन तब भी सिर उठाकर सीधी होकर वह बैठ नहीं सकी। इसके पहले जिस क्षोभ से, जिस दुख से उसका हृदय टुकड़े टुकड़े होता जा रहा था, जिसके निर्लज्ज आचरण की लज्जा से उसकी मरने की इच्छा हो रही थी, वह लज्जा सच नहीं है। यह सतीश नहीं है, यह दूसरा आदमी है। यह आंखों से देखकर भी उसका क्षोभ, दुख मानो रत्ती भर टस से मस नहीं हुआ, बल्कि कलेजा और भारी, हृदय मानो और अंधकारमय हो उठा। बिस्तर की ओर वह और देख भी न सकी। उसकी दोनों आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। हाय रे नारी का प्यार! इतने दुख में भी कब वह गुप्त रूप से चुपचाप सतीश के सब अपराध को क्षमा कर उसकी सेवा करने की, उसे स्वस्थ बना देने की प्यास से दुखी हो उठी थी, और कब उसको देखने, उससे बात करने की सर्वग्रासी भूख से उन्मत्त हो उठी थी। इस खबर का पता शायद उसके अंतर्यामी को भी न चल सका था। अब उस ओर की तमाम आशाओं के एकाएक झूठ में विलीन हो जाते ही उसका अस्तित्व ही मानो एक दिशाहीन शून्यता के बीच डूब गया। ठीक इसी समय उसके दरवाजे के बाहर बिहारी आकर खड़ा हो गया था। सतीश के मन में एक अग्निशिखा दिन रात जलने लगी। यह बात वह अपने आप से अस्वीकार न कर सका। उस आग में जलता हुआ उसका इतना बलिष्ठ शरीर भी निस्तेज होता जा रहा है, इसका स्पष्ट अनुभव करके वह व्याकुल हो उठा। बिहारी को बुलाकर कहा, चीज बस्त और एक बार बांधना पड़ेगा, आज शाम की ट्रेन से घर जाऊंगा। बिहारी ने प्रश्न किया, गांव के घर या पश्चिम के घर जाएंगे बाबू? पश्चिम के घर जाऊंगा, कहकर सतीश जरूरी चीज बस्त खरीदने के लिए रुपया उसके हाथ में देकर स्कूल चला गया। बिहारी फूला नहीं समा रहा था। उसका घर मेदिनीपुर जिले में है। पश्चिम का मुंह उसने आज तक नहीं देखा था। आज उधर ही जाना होगा। उसने तुरंत शोरगुल मचाते हुए बांधना बूंदना शुरू कर दिया। पांडे ने आकर खाने के लिए बुलाया। बिहारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज तुम जाकर खा लो, मेरा भात ढक कर एक किनारे रख दो, अगर समय मिला तो देखा जाएगा, अभी तो मरने की फुर्सत नहीं है। पांडे पहली बात को ही समझकर चला गया। आखिरी बातों को वह समझ भी नहीं सका और न उन्हें समझने की उसे जरूरत ही महसूस हुई। हाथ का काम खत्म करके बिहारी बाहर चला गया। बाजार जाना होगा। इसके अलावा पहले वाले डेरे में चक्रवर्ती को यह खबर देनी चाहिए। सावित्री की चिंता को उसने उस दिन घृणा के साथ नकार दिया था। आज भी उसकी चिंता को उसने अपने मन में जगह नहीं दी। आज सवेरे से ही सतीश का सिर दुख रहा था। 12 बजे के बाद वह बाकायदा बुखार से ग्रस्त होकर डेरे लौटा। बिहारी घर पर नहीं था। वह अंदाजन 3 बजे ढेर सारी चीजों को सिर पर उठाए वापस आया और एक बारगी बैठ गया। इस समय लगभग चारों ओर लोगों को इन्फ्लुएंजा हो रहा था। यही बात याद करके सतीश डर गया। दूसरे दिन बुखार और दर्द दोनों बढ़ गए। शाम के बाद सतीश ने चिंतित मुंह से बिहारी से कहा, अगर बुखार जल्दी ना उतरे तो तू अकेला मुझे संभाल नहीं सकेगा। बिहारी ने डबडबाई आंखों से साहस देते हुए कहा, आप डरते क्यों हैं बाबू? सतीश क्षण भर चुप रहकर बोला, सोच रहा हूं बिहारी कि एक बार सावित्री को खबर क्यों न दे दी जाए। शायद डॉक्टर को भी बुलाना पड़े, चाहे जो भी कारण हो। सावित्री को बुलाने की बिहारी की तनिक भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मन का भाव दबाकर मृदु स्वर में कहा, अच्छा जाता हूं। तब सतीश सावित्री की बाट जोहने लगा। उसका बुखार और दर्द मानो अपने आप ही कम हो गया। 2 घंटे बाद बिहारी अकेला वापस आया तो सतीश डरते डरते निहारता रहा। बिहारी ने कहा, वह तो घर पर नहीं है बाबू। वह घर पर नहीं है तो एक बार उस डेरे में जाकर क्यों नहीं देखा? बिहारी ने कहा, वह उस डेरे पर अब नहीं जाती है। 3-4 दिनों से घर भी नहीं आई है। कहाँ गई है कोई नहीं जानता। उसकी मौसी भी नहीं जानती? नहीं, वह उससे भी कुछ कहकर नहीं गई है। सतीश चुप रहा। बिहारी किसी तरह आंखों के आंसू रोककर बाहर आ खड़ा हो गया। सावित्री का जो इतिहास वह उसकी मौसी से सुन आया था,
और जिस बात पर वह खुद निस्संदेह विश्वास करता था, वह खबर आज इस बीमार आदमी को हरगिज नहीं सुना सका। दूसरे दिन डॉक्टर आया, दवा देकर चला गया। सतीश ने दवा की शीशी हाथ में लेकर खिड़की से बाहर फेंक दी। यह देख बिहारी फिर एक बार आंसू रोककर सावित्री की खोज में बाहर निकल गया। मोक्षदा खाना बना रही थी। बिहारी ने पूछा, आज भी वह नहीं आई है क्या? मोक्षदा हाथ की खुरचनी ऊपर उठाकर आंख मुंह को लाल करके बोली, नहीं भाई नहीं, कितनी बार तुमसे कहूं कि वह अब यहाँ नहीं आएगी। जब बुरे दिन थे तब मौसी थी, अब तो उसके अच्छे दिन आ गए हैं। डेरे पर वापस आकर बिहारी ने मृदु स्वर में बताया कि आज भी सावित्री वापस नहीं आई है। 2 दिन बाद बिना दवा खाए ही सतीश का बुखार उतर गया। वह भात खाकर स्वस्थ होकर उठ बैठा। बिहारी को बुलाकर कहा, अब यहाँ नहीं रहना है, आज ही रवाना होना है। उसी दिन सतीश कलकत्ता छोड़कर चला गया। उपेंद्र ने सतीश के दुबले सूखे मुंह की ओर निहार कर कहा, तुम्हारा चेहरा ही डॉक्टरी पढ़ाई की गवाही दे रहा है। सतीश ने हंसकर कहा, नहीं भैया, मेरे किए नहीं हुआ। उपेंद्र ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या नहीं हुआ तुम्हारे किए? सतीश ने लज्जित भाव से कहा, मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ सका उपेंद्र भैया। उपेंद्र ने स्निग्ध दृष्टि से क्षण भर सतीश के डील डौल को देखकर कहा, यह तो अच्छा ही हुआ। गांव में जाकर बेकार में तू कितने लोगों को जान से मार डालता। उस पाप से भगवान ने तुझे बचाया है। महीने भर बाद एक दिन उपेंद्र ने सतीश को बुलाकर कहा, मेरे साथ एक बार तुझे कलकत्ता जाना होगा सतीश। सतीश ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे ऐसा हुक्म मत करो उपेंद्र भैया। कलकत्ता अच्छा शहर है, कमाल की जगह है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे वहां जाने के लिए मत कहो। सतीश तो अपनी बात को मजाक के बहाने ही कहना चाह रहा था, परंतु वह बहाना उसकी छिपी हुई व्यथा को दबा कर नहीं रख सका। उसकी कपट हंसी वेदना की विकृति में ऐसी रूपांतरित होकर दिखाई दी कि उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर उसकी ओर देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि सतीश वहां कुछ कर आया है, उसे उनसे छिपा रहा है। पल भर बाद बोला, अच्छा जाने दो, तेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा। उपेंद्र के मन का भाव ताड़कर सतीश ने संकुचित होकर प्रश्न किया, कब जाओगे उपेंद्र भैया? आज? आज ही? अच्छा तो चलो, मैं भी चलूंगा। कहकर अचानक राजी होकर सतीश अपने घर लौट आया। कुछ पल के अंदर ही वह कलकत्ता जाने के लिए अधीर हो उठा। बोला, फिर एक बार बोरिया बिस्तर बांध लो। बिहारी, कलकत्ता चलना होगा। बिहारी ने चिंतित मुंह से पूछा, कब जाना है बाबू? सतीश ने हंसकर कहा, कब क्या रे, आज ही रात की ट्रेन से जाना है। अच्छा, कहकर बिहारी मुंह लटकाकर चला गया। सतीश ने उसका अप्रसन्न मुंह देखकर मन ही मन कहा, बिहारी को तो यहाँ कुछ कामकाज नहीं करना पड़ता है और वहाँ उसे कामकाज करना पड़ेगा। इसी डर से वह वहाँ जाना नहीं चाहता। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं, सतीश ने उस बूढ़े के मन की बात बिल्कुल ही नहीं समझी थी। इसके पहले कि एक दिन सतीश ने बातों बातों में बिहारी से कहा, अच्छा बिहारी, अब तक सावित्री जरूर लौट आई होगी, लेकिन तब वह कहाँ गई थी, यह तू बता सकता है? बिहारी ने संक्षेप में कहा था, नहीं बाबूजी, कहना चाहता तो वह बहुत सी बातें कह सकता था, लेकिन एक दिन सावित्री के मुंह पर वह अपने पुरुषत्व का अहंकार करके आया था। किसी भी कारण वह अपने गर्व को मिटा न सका। जिस दिन कलकत्ता से लौटकर सतीश ने अपने कमरे में आते ही हाथ जोड़कर रुआंसा होकर कहा था, भगवान, तुम जो करते हो अच्छे के लिए करते हो। उस दिन उसने परमात्मा के कौन से विशेष कार्य को याद कर धन्यवाद के शब्द कहे थे। वह बात पूछने पर शायद सतीश बता नहीं सकता था। हालांकि कितने बड़े संकट के मुंह से वह निरापद वापस आ सका है, कितने दुर्भेद्य जाल के फांस को कितनी आसानी से काटकर बाहर आकर खड़ा हो सका है, इसे वह निश्चित रूप से जानता था और उस सौभाग्य को उसने कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना भी चाहा था। लेकिन उसके अंतर्शायी अबोध मन ने
उस ओर नजर तक नहीं डाली थी। औंधा होकर वह एक ही ढंग से रो रो कर दिन रात बिता रहा था। फिर भी कोशिश करके वह पहले की ही तरह अपने बचपन के यार दोस्तों, थिएटर, गाने बजाने के अड्डे आदि पर लोगों से मिलजुल रहा था, लेकिन किसी भी तरह पहले की भांति अब मिल नहीं पाता था, बल्कि पत्नी से झगड़कर बाहर कर्तव्य पालन करने वाले की ही मानिंद वह छिद्रान्वेषी तथा असहिष्णु होकर बिना किसी भेदभाव के सबको डंक मारता फिर रहा था। ऐसी परिस्थिति में आज कलकत्ता जाने का बुलावा सुनकर उसकी विद्रोही मनोवृत्ति धूल झाड़कर उठ बैठी थी और आगे के भले बुरे की परवाह ना करके सफर करने के लिए कदम बढ़ाकर खड़ी हो गई। उसी रात को कलकत्ता के लिए उपेंद्र और सतीश एक्सप्रेस गाड़ी के एक सेकंड क्लास के डब्बे में जा बैठे। सीटी देकर गाड़ी के प्लेटफॉर्म छोड़ देने पर उपेंद्र ने खिड़की से मुंह हटा लिया और बिस्तर पर एक और करवट लेकर लेट गए, किंतु सतीश खिड़की के बाहर देखता रहा। एक्सप्रेस गाड़ी सब स्टेशनों पर नहीं ठहरती है। नदी, नाले, गांव रास्तों को काटती छक छक करती चली जा रही है और उसकी चाल की तेजी पर मुहर लगाने के लिए ही शायद पास के पेड़ पौधे पलक झपकते अदृश्य हुए जा रहे हैं। दूर पर वृक्षों और बांसवाड़ी ने मिलकर अंधकार की एक काली टेढ़ी मेढ़ी रेखा से खींच रखी है और उसके नीचे नदी की शुभ्र जल रेखा खिड़की के नीले कांच के भीतर से दिखाई पड़ रही है। बाहर वृक्ष लताओं, खेतों, मैदानों, जंगल झाड़ियों और बड़े बड़े सूखे गड्ढों में सर्वत्र धुंधली निःशब्द ज्योत्सना बिखरी हुई है। सतीश की आंखों में पानी भर आया। इस रास्ते से वह कितनी ही बार आया गया है। इस निस्तब्ध शांत प्रकृति को कितनी बार उसने इसी प्रकार मलिन ज्योत्सना में प्लावित होते देखा है, किंतु किसी दिन वह इस तरह उसकी आंखों में समाई नहीं थी। उसे जान पड़ने लगा मानो सभी विच्छिन्न हैं, निर्लिप्त हैं और मृत हैं। कोई किसी के लिए व्याकुल नहीं है, कोई किसी की बाट नहीं जोह रहा है। सभी स्थिर हैं, सभी चिंता विहीन हैं, सभी अपने आप भरे पूरे हैं। इस निर्विकार उदासीन धरती की ओर निहारते रहने में उसे क्लेश अनुभव होने लगा। वह आंखें पोंछ कर हट आया और बेंच पर चित होकर लेट गया। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रंक खोल एक बांसुरी निकाल उपेंद्र से धीरे धीरे बोला, गाड़ी की आवाज से अगर तुम्हारी नींद में खलल नहीं पड़ता है तो बांसुरी की आवाज से भी खलल नहीं पड़ेगा। मुझे तो नींद नहीं आती है। कहकर वह फिर एक बार खिड़की के पास आकर बैठ गया और बाहर की ओर निहार कर बांसुरी बजाने लगा। उपेंद्र चुपचाप सोते रहे। भगवान ने सतीश को गाने को कंठ और बजाने को हाथ दिए थे। इस विषय में उन्होंने कंजूसी नहीं की थी। बचपन से ही उसने यह कला सीखी थी। जैसे तैसे नहीं, बल्कि बड़ी निपुणता से उसने बांसुरी बजाना सीखा था। सतीश बांसुरी बजाने लगा। उस शुद्ध, सुंदर, अनिर्वचनीय संगीत को समझने वाला कोई आदमी नहीं था। सिर्फ बाहर आकाश का आधा चांद उसके पीछे पीछे भागता हुआ चलने लगा और धरती पर सोई हुई चांदनी की नींद टूट गई। क्रमशः गाड़ी की रफ्तार धीमी होने को आई और यह समझ में आया कि स्टेशन नजदीक आया है। तब उसने बांसुरी रख दी। उपेंद्र जम्हाई लेकर उठ बैठे। बोले, अगर कुछ सीखना होगा तो बांसुरी बजाना ही सीखूंगा। उस दिन तेरा सितार सुनकर झूठ मूठ में मैं एक सितार खरीद डाला। रुपया पानी में गया। सतीश ने हंसकर कहा, जान बख्शो उपेन भैया, खबरदार बांसुरी मत खरीदना। घर में बैठकर बांसुरी बजाना सीखने की कोशिश करोगे तो फिर मोहल्ले में लोग टिक नहीं सकेंगे। उपेंद्र जरा भी सकुचाए बिना बोले, नहीं, सीखूंगा तो तेरे ही घर में बैठकर सीखूंगा। उनका इतना कहना था कि दोनों जोर से हंस पड़े। दूसरे दिन दोपहर लगभग गाड़ी हावड़ा पहुंची तो उपेंद्र ने पूछा, तू कहाँ जाएगा? सतीश ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, यह भी भला पूछने की बात है? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो तेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं है? जगह है, जहां तुम वहां मैं। इस संबंध में और कोई बात नहीं हुई। स्टेशन पर उतरते ही यूरोपियन पोशाक में एक बंगाली साहब ने उपेंद्र से हाथ मिलाया।
ये उपेंद्र के बचपन के दोस्त ज्योतिष राय हैं, बैरिस्टर हैं, तार पाकर लेने आए हैं। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। जो थोड़ा बहुत चीज बस्त था उसे कुली ने गाड़ी पर चढ़ा दिया। तीनों भीतर बैठे। बिहारी कोच बक्स पर चढ़कर बैठा। कोचवान ने गाड़ी हाँकी और बहुत देर बाद बहुत से रास्तों और गलियों को पार करके बड़े बड़े खंभों वाले एक बहुत बड़े मकान के सामने आकर गाड़ी रुकी। तीनों उतर पड़े।